नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ चंगेज़ आयतमातोव के एक बेहद प्रसिद्ध उपन्यास पहला अध्यापक की कहानी को लेकर। ये कहानी साल 1923-24 से लेकर अगले करीब 25-30 साल तक के बीच की है। इस समय तक बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में रूसी क्रांति संपन्न हो चुकी थी और छोटे बड़े कई इलाकों को मिलाकर सोवियत संघ का गठन हो चुका था। ये कहानी सोवियत संघ का ही एक हिस्सा रहे किर्गिज़स्तान के एक छोटे से गांव कुरकुरेव की है। इस कहानी के दो मुख्य पात्र हैं। एक पात्र तो है आल्तिनाई नाम की एक 14 साल की अनाथ लड़की। ये लड़की इसी गांव में कुरकुरेव में ही पली बड़ी है और अपने चाचा चाची के पास रहती है। इसके चाचा चाची से प्यार तो करते नहीं हैं, दिन रात मारते पीटते रहते हैं, डांटते रहते हैं। खासकर इसकी चाची जो है उसे तो आल्तिनाई फूटी आंख नहीं सुहाती। दूसरा पात्र है दोइशेन। दोइशेन एक नौजवान है और सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की जो यंग ब्रिगेड है, जो उसकी यूथ विंग है, उसका नाम है कोमसोमोल। तो उस कोमसोमोल का सदस्य है दोइशेन। पर दोइशेन कितने साल का है ये मुझे इस उपन्यास को पढ़कर समझ में नहीं आया, लेकिन 28 साल से ज़्यादा का वो नहीं रहा होगा, क्योंकि कोमसोमोल में 14 साल से लेकर 28 साल तक के लोगों को ही, यानी नौजवानों को ही भर्ती किया जाता था। तो होता यह है कि दोइशेन गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए आता है कुरकुरेव में। यहाँ पर वो एक टीले पर बने हुए पुराने अस्तबल में अपना स्कूल खोलता है। उस स्कूल की मरम्मत से लेकर गांव के घर घर से बच्चों को लेकर आना, उन्हें पढ़ाना, सारी चीज़ों का इंतज़ाम करना, साफ़ सफाई करना, सारा काम अकेले दोइशेन को ही करना पड़ता है। लेकिन इतना नेक काम करने के बावजूद गांव के लोग दोइशेन का बहुत विरोध करते हैं। वे लोग पुराने ज़माने के जाहिल किस्म के लोग हैं, पढ़ना लिखना जानते नहीं हैं, पढ़ाई का महत्व नहीं जानते हैं। वो तो ये समझते हैं कि अगर बच्चे पढ़ लिख गए तो एक तरफ तो उनके काम का नुकसान होगा, दूसरे ये बच्चे बिगड़ जाएंगे, और दोइशेन उनके बच्चों को बिगाड़ने के लिए आया है। भला हो कि दोइशेन के पास में सरकार का एक दिया हुआ लेटर है। अगर ये लेटर ना हो, ये परमिशन ना हो, ये काम का आदेश ना हो कि बच्चों को पढ़ाना है वहाँ पर, तो फिर कुरकुरेव के लोग दोइशेन को निश्चित तौर पर वहाँ से पहले ही खदेड़ दें। खैर, जैसे तैसे दोइशेन का स्कूल शुरू हो जाता है। कुछ बच्चे आने लग जाते हैं। दोइशेन मतलब उनको घर घर जाकर वहाँ लाने लग जाता है, और उनके माँ बाप भी सोच लेते हैं कि चलो ठीक है, सरकार का ऑर्डर है तो क्या करें, मजबूरी है, झेलना ही पड़ेगा। स्कूल आने वाले इन्हीं बच्चों में से एक बच्ची है आल्तिनाई, जिसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, जो इस कहानी की मुख्य पात्रों में से एक है। आल्तिनाई दोइशेन के स्कूल में पढ़ने वाले तमाम बच्चों में से सबसे बड़ी है। वो हालांकि केवल 14 साल की है, लेकिन सबसे बड़ी है। वो दोइशेन की कर्तव्य निष्ठा को देखकर, उसके जोश, उसकी लगन को देखकर, बच्चों के प्रति उसके मन में भरे हुए अगाध प्रेम को देखकर, और लेनिन के सपनों के समाज यानी समाजवादी व्यवस्था को लेकर दोइशेन के भावनात्मक जुड़ाव को देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है और मन लगाकर पढ़ने की कोशिश करने लग जाती है। इसी बीच आल्तिनाई की दुष्ट चाची उस छोटी सी बच्ची का सौदा एक खाना बदोश अधेड़ के साथ कर देती है। चलते स्कूल में वो अधेड़ अपने साथ कई सारे गुंडों के साथ आता है और वहां आकर जबरदस्ती आल्तिनाई को अगवा करके ले जाता है। दोइशेन बहुत कोशिश करता है उसे बचाने की, मारपीट भी करता है, लड़ाई भी लड़ता है, लेकिन उस अधेड़ के साथ आने वाले तमाम गुंडे मिलकर उस पर जानलेवा हमला करते हैं, उसकी हड्डी पसली एक कर देते हैं और वहां से उस बच्ची को लेकर चले जाते हैं। आल्तिनाई उस दुष्ट अधेड़ के साथ में एक तंबू में 3 रातों तक उसकी दूसरी बीवी बनकर रहती है। वो तमाम जुल्म सहती है, तमाम तरीके की यातनाएं सहती है, उसका शील भंग कर दिया जाता है और वो रोती रहती है। तीसरी रात वो पूरी कोशिश करती है कि कैसे न कैसे करके उस तंबू से निकल भागे, लेकिन सफल नहीं हो पाती। मगर अगली सुबह दोइशेन 2 सैनिकों के साथ वहाँ आ जाता है। वो उस दुष्ट अधेड़ को और उसके साथियों को वहाँ से गिरफ्तार करवा के ले जाता है और साथ ही आल्तिनाई को वापस उसके गांव ले आता है। गांव वापस आते आते दोइशेन अपनी इस प्यारी सी शिष्या के मन में पड़ी इस घटना की गंदी छाया को दूर करने की, साफ करने की पूरी कोशिशें करता है, उसे हिम्मत देता है और 2-3 दिन बाद ही उसे पढ़ने के लिए शहर भेज देता है। उसकी पार्टी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी इस काम में उसकी मदद करती है। शहर में पढ़ने के दौरान आल्तिनाई अपने टीचर के लिए प्रेम से भरी होती है और वो उसे एक प्रेम पत्र भी भेजती है, लेकिन उस प्रेम पत्र का जवाब, उस लव लेटर का जवाब उसे कभी नहीं मिलता। शायद दोइशेन ने आल्तिनाई की पढ़ाई की खातिर, उसके अच्छे भविष्य की खातिर उन दोनों के प्रेम को कुर्बान कर दिया था। पढ़ाई पूरी करने के बाद में आल्तिनाई एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बनती है, एक विज्ञान समिति की सदस्य बनती है और एक बार वो उस गांव में भी जाती है
लेकिन जब वो दुइशेन के बारे में पूछती है तो पता चलता है कि दुइशेन तो दूसरे विश्व युद्ध में चला गया था फौजी बनकर, और वहाँ से अभी तक वापस नहीं लौटा है। शायद वो वहाँ पर शहीद हो गया हो। आगे चलकर आल्तिनाई एक भले मानस से शादी कर लेती है, 2 बच्चे भी हो जाते हैं उसके, लेकिन अपने टीचर के प्रति, अपने पहले प्रेमी, अपने पहले अध्यापक के प्रति वो अगाध प्रेम से भरी रहती है। उस प्रेम को वो अपने दिल में संजोए रखती है। फिर कभी किसी दिन आल्तिनाई, जो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन चुकी थी, उसे कुरकुरेव गांव में ही एक स्कूल के उद्घाटन के लिए बुलाया जाता है। जब वो गांव जाती है तो देखती है कि गांव काफ़ी बदल चुका है, बड़ा डेवलप हो चुका है, उन्नत गांव देखने में लग रहा है। और इस गांव के सारे लोग पढ़े लिखे लग रहे हैं, उन्नत लग रहे हैं, उन्नत चेतना से लैस लग रहे हैं। वो देखती है कि वहाँ पर लोग, सारे लोग जो किसी ज़माने में बड़े अनपढ़ और जाहिल हुआ करते थे, पढ़ाई लिखाई का महत्व नहीं जानते थे, आज उस वैज्ञानिक का स्वागत करने के लिए मचल रहे हैं, उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। गांव का ये विकास सामूहिक खेती की वजह से हुआ है। सामूहिक खेत के कॉन्फ्रेंस हॉल में भी एक कार्यक्रम आयोजित होता है, वहाँ भी आल्तिनाई को बुलाया जाता है मुख्य अतिथि के बतौर। काफ़ी सारे कार्यक्रमों के दौरान स्वागत सत्कार बहुत होता है आल्तिनाई का। इसी बीच वहाँ पर एक गट्ठर आता है जिसमें बहुत सारे टेलीग्राम्स हैं। ये टेलीग्राम्स उन पुराने छात्रों ने भेजे हैं जो कभी गांव के स्कूल में पढ़ा करते थे। उन्होंने नए स्कूल के बनने के लिए बधाइयाँ भेजी हैं। आल्तिनाई को पता चलता है कि वो सारे टेलीग्राम्स एक बूढ़ा डाकिया लेकर आया है और उसको इस बात की फिक्र है कि कहीं ये कार्यक्रम खत्म न हो जाए। वो शुरू होने से पहले ये सारे डाक वहाँ पहुँचाने के लिए बड़ी तेज़ी से अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ वहाँ पर लेकर आया है। कोई बड़े अनमने ढंग से उस डाकिया को वहाँ अंदर कार्यक्रम में बुलाने के लिए जाता भी है, लेकिन तब तक वो डाकिया ये कहकर चला जाता है कि उसे और भी बहुत सारी डाक समय पर पहुँचानी है। लोगों की बातचीत से आल्तिनाई को पता चलता है कि ये बूढ़ा डाकिया कोई और नहीं बल्कि उसका पहला अध्यापक दुइशेन था। आल्तिनाई वहाँ कार्यक्रम में देखती सुनती है कि तमाम अधिकारी, तमाम लोग दुइशेन का मजाक उड़ा रहे हैं। वो लोग हंस हंस कर उसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये भी कैसा पागल आदमी है। सुनते हैं कभी किसी ज़माने में ये भी टीचर था, न जाने क्या पढ़ाता होगा, इसको तो खुद ही पढ़ना लिखना नहीं आता था। कई लोग इस बात को लेकर व्यंग कस रहे हैं कि दुइशेन पूरी जिंदगी अकेला ही रहा है और अभी भी अकेला ही है और अजीब ही धुन का आदमी है, पता नहीं क्यों इधर से उधर भागता रहता है, सन की सा आदमी है। आल्तिनाई जानती है कि ये जो दुइशेन था, किसी ज़माने में ये एक अर्ध शिक्षित युवक ही था। एक ऐसा टीचर था जिसको खुद भी ढंग से पढ़ना लिखना नहीं आता था, जो बड़ी मुश्किल से कुछ अक्षरों को जोड़कर कुछ शब्दों को पढ़ पाता था, जिसके पास में कोई कोर्स करिकुलम नहीं था, जिसके पास में कोई किताब तक नहीं थी। वो बस अपनी तरह से पढ़ाता था, अपने अलग ही अंदाज में पढ़ाता था। लेकिन वो जानती है कि एक ऐसे गांव में रहने वाले लोगों के बच्चों को पढ़ाना जिनकी 7 पुश्तों ने भी कभी किताबों का मुंह न देखा हो, स्कूल का मुंह न देखा हो, जो पढ़ना लिखना न जानते हों, बहुत महान काम था। दुइशेन भले ही बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं था, लेकिन वो अपनी अंतश्चेतना के बूते पर, अपनी मंशा के बूते पर, अपनी सदिच्छा के बूते पर, लेनिन के सपने के प्रति अपनी प्यार के बूते पर पढ़ाता था बच्चों को, बच्चों के प्रति अपने प्यार के बूते पर पढ़ाता था। वो चाहता था कि बच्चों का भविष्य अच्छा हो, देश जो सोवियत संघ है वो महान बने, इसलिए दुइशेन पढ़ाता था। आल्तिनाई ये भी जानती है कि दुइशेन के ज़माने में जो लोग बुजुर्ग हुआ करते थे वो अब इस गांव में नहीं हैं। वो ये भी जानती है कि दुइशेन के पढ़ाए हुए तमाम बच्चे बड़े होकर फौज में भर्ती हुए और शहीद हो गए, इस वजह से वो भी नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं गांव में जो आज दुइशेन के बारे में नहीं जानते हैं। ये सारे लोग भोले भाले हैं, इनको नहीं पता कि दुइशेन क्या चीज़ है। फिर भी उसे वहाँ पर दुइशेन के बारे में हंसी मजाक सुनकर अच्छा नहीं लगता और वो उसी रात मॉस्को के लिए चली जाती है। गाँव के तमाम लोग उसे रोकते हैं लेकिन वो नहीं मानती है, चली जाती है। गांव में रहते हुए आल्तिनाई दुइशेन से नहीं मिल पाती है, बल्कि यूं कहें कि वो दुइशेन से मिलकर कुछ बात करने की हिम्मत भी नहीं कर पाती है। उसे अजीब लगता है और गिल्ट फील होता है कि उसके रहते हुए उसके गांव वालों को दुइशेन के महान काम के बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसलिए वो मॉस्को में जाकर वहां से एक चिट्ठी लिखती है गाँव वालों के नाम, और इस चिट्ठी में वो सारी बातें बताती है जो मैंने आपको अब तक बताई हैं। अपनी चिट्ठी में आल्तिनाई गांव के नौजवानों से ये वादा करती है कि वो जल्दी ही गांव आएगी, वापस लौटेगी, सब लोगों से मिलेगी और दुइशेन से भी मिलेगी, उससे मिलकर माफ़ी मांगेगी। वो ये भी सुझाव देती है कि गांव के स्कूल का नाम दुइशेन के नाम पर दुइशेन स्कूल रखा जाए, क्योंकि उस गांव का पहला कम्युनिस्ट, पहला अध्यापक वही है। बस इसी के साथ उपन्यास खत्म हो जाता है। हम सब जानते हैं कि कम्युनिस्ट सिद्धांतों और बोल्शेविक पार्टी के दिशा निर्देशों के बूते रूसी क्रांति संपन्न हुई थी। एक अशिक्षित, गरीब, जाहिल समाज उसका काया पलट हो गया। वो उन्नत और बहुत ही ज़्यादा संपन्न एक समाज बन गया।
ये कहानी इस रूपांतरण के पहले और उसके बाद के दृश्यों को हमारे सामने रखती है, लेकिन साथ ही साथ ये कहानी हमें यह भी बताती है कि इतना बड़ा रूपांतरण यानी ये क्रांति, इतना जबरदस्त समाज के बनने का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, वो सिर्फ नेताओं या मतलब नेतृत्वकर्ताओं के बूते पर ही नहीं होता, बल्कि वो ऐसे तमाम दोइशेन जैसे कार्यकर्ताओं, कर्मठ कार्यकर्ताओं के अनुशासन और उनकी निष्ठा के बूते पर भी होता है, जिनकी कहानी इतिहास में कहीं ना कहीं दफन हो जाती है। ये उपन्यास इस तरफ भी इशारा करता है कि सामाजिक प्रगति के किसी दौर में हो सकता है कि कुछ लोगों के कुछ छोटे छोटे काम बड़े ही मूर्खतापूर्ण लगते हों, मामूली लगते हों, लेकिन तरक्की की कहानी लिखने के लिए किसी दौर में ये छोटे छोटे काम भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बस ज़रूरत होती है कि देखने वाले के पास एक ढंग की नज़र हो। एक और बात, यांत्रिक सोच वाले कुछ अतिवादी लोग मानते हैं कि किसी व्यक्ति की मंशा नहीं, उसकी स्पिरिट नहीं, उसका इंटेंट नहीं, बल्कि विज्ञान के बारे में उसकी 100% सटीक सोच समझ ही ये तय करती है कि वो क्रांतिकारी तबीयत का व्यक्ति है या नहीं। अगर वो ये साथ 24 कैरेट गोल्ड वाला, शुद्धता वाला कोई व्यक्ति है तब तो ठीक है, उसकी तारीफ की जानी चाहिए, लेकिन नहीं, अगर ऐसा नहीं है तब फिर उसको सरेआम बेइज्जत करना चाहिए, उसको सरेआम मूर्ख कहा जाना चाहिए, उसको गालियां दी जानी चाहिए, उसको फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर रगड़ देना चाहिए, उसकी तो खबर ली जानी चाहिए और उसे कहा जाना चाहिए कि क्रांति की बुनियाद तैयार करने के लिए वो जो प्रयास कर रहा है वो सब मूर्खता है, बेकार है, वो सब अज्ञान है, उसे ये सब तुरंत बंद कर देना चाहिए। उसकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए ये सब काम करने की, उसकी हैसियत नहीं है ये सब काम करने की। इसके ठीक उलट आल्तिनाई जैसे लोग भी होते हैं। वे दोइशेन जैसे क्रांति समर्थक को, क्रांति के हितैषी को, अपने पहले सहयोगी, अपने पहले टीचर को, सामाजिक बदलाव के सिपाही को सदा सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। ऐसा नहीं है कि वे सार्वजनिक तौर पर उसकी कमियों को नहीं गिनाते, उसकी आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन वे उस व्यक्ति की आलोचना से ज़्यादा तरजीह देते हैं उस व्यक्ति की मंशा को, उसके कर्मों को, उसके कामकाज को, और इसके लिए वे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और मुझे लगता है कि शायद यही सही तरीका भी है। आप मेरी बात से कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे मैसेज करके बताइएगा, मुझे मिलकर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर का ऑप्शन है, उसका इस्तेमाल कीजिएगा। अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरा कोई भी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। मैं आगे भी इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपके सामने लाता रहूँगा। शुक्रिया।